इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जिस मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं वो है द लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये मॉडल कहता क्या है, इसके अजम्पशंस क्या हैं और इसकी इम्प्लीकेशन और क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को। सबसे पहले मॉडल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मॉडल का ओरिजिन कहाँ से हुआ। 1968 में लगभग 75 अलग अलग देशों से आए हुए इंटेलेक्चुअल्स, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब ने मिलकर क्लब ऑफ रोम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना की। क्लब ऑफ रोम जो कि रोम के शहर में ये मीटिंग हुई थी, तो इसलिए इसको क्लब ऑफ रोम का नाम दिया गया। रोम जो कि इटली में है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या डिस्कस किया, वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि जो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है ना, इसके वर्ल्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और इस कंटिन्यूस ग्रोथ को अगर जारी रखना है तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएं, क्योंकि अगर इसी रेट से ग्रोथ होती रही तो इसके जो बैड इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ रहे हैं उससे जो है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो सकती है अगर हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो इसी दिशा में आगे जो डोनाल्ड मीडोज हैं, उन्होंने अपने 4 सहयोगियों के साथ मिलकर, जो कि MIT के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक वर्क पब्लिश किया द लिमिट्स टू ग्रोथ इन 1972, जो कि क्लब ऑफ रोम द्वारा ही पब्लिश किया गया। जिसके बाद क्लब ऑफ रोम जो है वो पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया, यानी कि फेमस हो गया, क्योंकि उनके वर्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। और इसके बाद इन्होंने बियॉन्ड लिमिट्स नाम से दूसरी रिपोर्ट पब्लिश की जो थी 1992 में, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैनकाइंड ने अपनी लिमिट्स जो हैं उसको क्रॉस किया है। अब ये मॉडल जो है, मेन मॉडल पर अगर हम आते हैं तो इस मॉडल में एक और साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है जे फॉरेस्टर, जो कि MIT के ही एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने वर्ल्ड डायनेमिक्स नाम से एक वर्क पब्लिश किया 1971 में, जिसमें उन्होंने एक मॉडल दिया और उसमें उन्होंने 5 हाईली एग्रीगेटेड वेरिएबल जो कि कोरिलेटेड हैं, आपस में इंटरप्ले करते हैं। कोरिलेटेड का मतलब है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है, सब आपस में इंटरलेक्टेड हैं, अगर एक इंटरलेटेड हैं, अगर एक में चेंज होता है तो दूसरे पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो 5 वेरिएबल कौन से थे? वो थे वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन, फूड सप्लाई, पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब इसी सिस्टम डायनेमिक्स की जो मेथोडोलॉजी थी फॉरेस्टर की, ठीक है, इसी को एज अ बेस यूज़ किया है किसने? डोनाल्ड मीडोज ने, अपने लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये लिमिट्स टू ग्रोथ जो मॉडल जो है, ये एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल है जो कि प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के डेवलपमेंट को। किन के बेसिस पे? उन्हीं 5 इंटर रिलेटेड वेरिएबल को साथ लेकर चलता है ये, जो कि है पॉपुलेशन, फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन। अब मॉडल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडल देखिए, जो मॉडल की मेन जो आइडिया है मॉडल का, वो इस लाइन से हमको क्लियर हो जाएगा। द कंटिन्यूड ग्रोथ लीड टू इनफाइनाइट क्वांटिटीज दैट जस्ट डू नॉट फिट इनटू ए फाइनाइट वर्ल्ड। कि कंटिन्यूस ग्रोथ जो हो रही है, लगातार जो विकास की दर चल रही है, उससे क्या होगा कि इनफाइनाइट क्वांटिटीज, है ना, यानी कि असीमित, असंख्य क्वांटिटीज, मात्रा या एलिमेंट, वो जो हैं उनका प्रोडक्शन होगा या वो इन्वायरमेंट में इमिट की जाएंगी, जो कि फिट नहीं होंगी इस फाइनाइट वर्ल्ड में, सीमित संसार में। मतलब इस ग्रोथ से जिन भी कारकों का जन्म हो रहा है वो सब इस सीमित संसार में फिट नहीं हो पाएंगी, जिससे क्या होगा? इम्बैलेंस होगा। ठीक है, अब ये जो बेसिक आइडिया है इसको इलेबोरेट इन्होंने किया एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड मॉडल के अंदर, जिसको डिस्क्राइब अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स इन्होंने लिए हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है उसको हम इतनी आसानी से इक्वेशन के फॉर्म में नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें कि मल्टीप्लायर का क्वेश्चन इसके ऊपर क्या कहता है,
तो इससे हम क्या समझते हैं कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल पर उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सब डिपेंड करेगा लेवल ऑफ वेरिएबल के ऊपर कि वेरिएबल्स का लेवल क्या है। इसके अलावा इस मॉडल में फीडबैक लूप्स भी हैं जो कि ये रजिस्टर करते हैं कि किस वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का और फूड प्रोडक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। इसको आप माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी से भी लिंकअप करके देख सकते हैं, क्योंकि उसको भी इस मॉडल में डिस्कस किया गया है और तवज्जो दी गई है। दूसरा क्या है कि फूड प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव रिलेटेड है पोल्यूशन से, कि जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा वैसे ही फूड प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, फर्टिलिटी डाउन जाएगी, जिससे क्या फूड प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। तीसरा, पोल्यूशन इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल आउटपुट। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्शन करते जाएंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ग्रो होती जाएंगी, वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब अजम्पशंस देख लेते हैं इस मॉडल की, क्योंकि कोई भी मॉडल अगर कोई मॉडल पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें कुछ सर्टेन अजम्पशंस को हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अजम्पशन हम उस थ्योरी को, उस प्रेडिक्शन को प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह इस मॉडल के अंदर भी कुछ अजम्पशंस ली गई हैं। जैसे कि सबसे पहली अजम्पशन क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज, है ना, कि जो डिफरेंस है बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट का, कि वो इन्फ्लुएंस होगा किससे, फूड इनटेक से, क्राउडिंग से, पोल्यूशन से, मार्केट मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, है ना। और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ होगी किस चीज़ के बढ़ने से, फूड इनटेक, यानी कि अगर हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो डेथ रेट कम होगी, क्योंकि कोई भी माल न्यूट्रिशन या कुपोषण से नहीं मरेगा, है ना। मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा तो डेथ रेट अपने आप कम होगी। और डेथ रेट बढ़ेगी कब, जब पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, क्राउडिंग बढ़ेगी। ठीक है, क्राउडिंग बढ़ेगी का मतलब पॉपुलेशन अगर एक जगह पर ज़्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज कम है तो अपने आप डेथ रेट जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा जो है मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता जो कि भौतिक वस्तुओं के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कैपिटल का क्या स्तर है ना, और उसका रिलेशन, यानी कि रिलेटिव टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, कैपिटल कितनी है, और उसके बाद कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा जो मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो अनवीकरणीय संसाधन है जिनको हम दोबारा से बना नहीं सकते, है ना, जो कि फिक्स्ड हैं, जो कि प्रकृति द्वारा कई सालों के लंबे प्रोसेस से बनाए गए हैं और इनको हम दोबारा से नहीं बना सकते, है ना, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, है ना, और ये प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं। और जैसे जैसे हम इनका यूज़ करते जा रहे हैं इनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, और जैसे इनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है तो हमें ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा इनको जो है ऑब्टेन करने में, और ज़्यादा कैपिटल अगर हम इनको लगा रहे हैं इनको ऑब्टेन करने में तो मतलब कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो रही है, ठीक है, फिनिश गुड में अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो। फोर्थ जो यहाँ पर है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि डिपेंड करता है लैंड के ऊपर और कितनी कैपिटल जो है उसके ऊपर लगाई गई है, इन्वेस्टमेंट की गई है। लैंड जो है वो डेवलप भी हो सकती है, इरोडेड यानी कि बंजर भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा है उसके लेकर। लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी वो। फिफ्थ है हमारा पोल्यूशन इज़ जनरेटेड बाय प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, कि प्रोडक्शन प्रोसेस जैसे जैसे हम प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से पोल्यूशन का लेवल जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, और इस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कौन करेगा, इन्वायरमेंट। और जितना ज़्यादा हम पोल्यूशन इमिट करेंगे उतनी ही इन्वायरमेंट की उसको ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएंगी। तो ये थे इसके कुछ अजम्पशंस। अब ऑपरेशन ऑफ द मॉडल देख लेते हैं। इसमें जो एक मेन फैक्टर है, ठीक है, इन वेरिएबल्स का जो सबसे मेन वेरिएबल है वो है पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से ही तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ रही है और फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ रही है ना। तो उस पॉपुलेशन को इन्होंने बताया गया कि पॉपुलेशन किस किस
क्या क्या मोड हो सकते हैं उसके बढ़ने के। तो इन्होंने यहाँ पर 4 मोड डिस्कस किए हैं कि 4 अलग अलग तरीके से जो है पॉपुलेशन जो है किसी भी इन्वायरमेंट में बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है ना, कि उस इन्वायरमेंट की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है कि सबसे पहला अगर हम केस देखें तो उसमें क्या है कि पॉपुलेशन कैन एडजस्ट स्मूथली टू एन इक्विलिब्रियम बिलो टू इन्वायरमेंटल लिमिट बाय द मीन ऑफ ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन ग्रोथ रेट, जिसको हम फिगर नंबर 20.1 ए में देख सकते हैं। वाई एक्सिस पर हमारा पॉपुलेशन है और एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है। एल और सी की जो लाइन है वो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो लेवल है वो है। ओपी जो है वो हमारा पॉपुलेशन का कर्व है। तो इस फिगर में देखिए कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, बढ़ती बढ़ती बिल्कुल कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही बिलो टू दी कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, उससे पहले ही वो इक्विलिब्रियम के लेवल को जो है एडजस्ट कर लेती है और स्मूथली जो है अपना वर्क करने लग जाती है। मतलब कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उससे पहले ही हम इक्विलिब्रियम के लेवल पर आ चुके हैं, अब पॉपुलेशन और नहीं बढ़ेगी, तो इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पॉपुलेशन है इट कैन ओवरशूट द लिमिट रिस्पेक्टिवली बैक आइदर स्मूथ, है ना, कि ऐसा हो सकता है कि बी डायग्राम में देखिए आप कि पॉपुलेशन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी, इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा हो जाए एक टाइम के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर से वो कम होकर अपना इक्विलिब्रियम के लेवल को, ठीक है, वापस से अटेन कर ले और स्मूथ हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि ओपी कर्व देखिए एलसी कर्व से ऊपर चला गया, लेकिन बाद में वो उसको नीचे आकर फिर से स्टेबल हो गया। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी इन्होंने क्या कहा है कि इट कैन ओवरशूट ऑस्कुलेटरी वे, ठीक है, ऑस्कुलेटरी वे यानी कि कम या ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि इसमें पॉपुलेशन का आप कर्व देखिए, ओपी कर्व पहले तो ऊपर की तरफ जा रहा है और एकदम से ज़्यादा हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो उससे क्या होगा, अब रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, डेथ रेट बढ़ गई, तो वापस से पॉपुलेशन नीचे की तरफ आ गई। तो दूसरी सिचुएशन में अब नीचे है पॉपुलेशन और कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो फिर से बर्थ रेट बढ़ी और फिर से पॉपुलेशन बढ़ी और फिर से जो पॉपुलेशन कर्व है वो फिर से ऊपर हो गया, ठीक है। तो इस केस में अब फिर से पॉपुलेशन ज़्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज का अमाउंट कम है, तो फिर से डेथ रेट जो है बढ़ेगी, पॉपुलेशन फिर से गिरेगी, तो ये ऐसे सर्कल चलता रहेगा। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इट कैन ओवरशूट द लिमिट एंड इन द प्रोसेस डिक्रीज द अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी बाय कंज्यूमिंग सम नेसेसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फोर्थ डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि उनको ख़त्म ही कर दिया आपने नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे कि आप कोयले का यूज़ कर रहे हो तो आपने इतना ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर लिया है कोयले को कि कोयला ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद अब पेट्रोल पर शिफ्ट कर गए और पेट्रोल को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि पेट्रोल भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो वो बताया गया यहाँ पर, जैसे कि LE जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चलता जा रहा है कर्व और OP जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो है नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है और वो कम होते चले जा रहे हैं, और एक पॉइंट के बाद पॉपुलेशन जो है वो क्रॉस कर जाती है इसकी लिमिट को, इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को, और अब और ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन अब ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, तो और ज़्यादा अब कंपटीशन बढ़ गया है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का स्पीड, तो नेचुरल रिसोर्सेज और तेज़ी से नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो अब क्या होगा, वहाँ पर एकदम से सडन कोलैप्स होगा पॉपुलेशन के अंदर और डेथ रेट इतनी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो पॉपुलेशन एकदम से नीचे गिरेगी, ठीक है, और बाद में फिर वो वापस से नेचुरल रिसोर्सेज के नीचे आ जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में ऑलरेडी आप नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं और ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट हम मॉडल की प्रेडिक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी प्रेडिक्शंस हैं, मॉडल ने क्या क्या प्रेडिक्ट किया है। देखिए मॉडल जो थीसिस है, मॉडल जिस थीसिस के ऊपर ये मॉडल बनाया गया है वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो लेवल है, फूड प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो ये
21st सेंचुरी तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि ये अनमैनेजेबल नहीं हो पाएगा तब, अगर इसी तरीके से ग्रोथ जो है वो होती रही और ये सब वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती रही इसी लेवल से और प्रोडक्शन भी इसी लेवल से जो है बढ़ता रहा, इंडस्ट्रियल का और फूड प्रोडक्शन की समस्या बनी रही, तो 21st सेंचुरी तक जो है कोलैप्स कर जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ये कोलैप्स जो है ये क्यों होता है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी इट्स फिजिकल लिमिट, जो इन्वायरमेंट की फिजिकल लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएगी। किस टर्म में? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के टर्म में, एग्रीकल्चर, लैंड और अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी जो है ऑब्जर्व करने की पोल्यूशन को, ठीक है, क्योंकि वो फाइनाइट है, वो सीमित है ना। लेकिन अगर आप इसी तरीके से ग्रोथ प्रोसेस करते रहे और इन सभी वेरिएबल्स को ऐसे ही बढ़ाते रहे, ठीक है, तो क्या होगा कि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर कोलैप्स होना वो है निश्चित है। और उसके बाद जो 11 वाइटल मिनरल्स हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, लीड, मरकरी, नेचुरल गैस, ऑयल, सिल्वर, टीन, इन सबको आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे कि इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आप कंटिन्यू रख रहे हैं, तो इसके जो हैं आपको भयानक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट ग्रोथ का जो ट्रेंड है, नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बात की कि जो ट्रेंड, जिस रेट से प्रेजेंट जो वेरिएबल चल रहे हैं, यानी कि जिस रेट से पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस रेट से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस रेट से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, और जिस तरीके से फूड की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज को आप जिस स्पीड से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने उस स्पीड को बरकरार रखा, उसी रेट से सब कुछ चलता रहा, तो आने वाले 100 सालों में जो हैं आप इन्वायरमेंट की उस कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है 2010 तक आते आते आपको इसके रिज़ल्ट जो हैं वो देखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अनकंट्रोलेबल जो चेंजेस होंगे इन्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है, वो अनकंट्रोलेबल होंगे, उसके ऊपर आप तब कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो आपको रिज़ल्ट देखने पड़ेंगे। पाँचवा इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस है, ठीक है, वो फिजिकल जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ये बने हैं तो ये बहुत ही लंबे प्रोसेस से बने हैं, हज़ारों साल लगे हैं इनको बनने के लिए, रिसोर्सेज को, ठीक है। आप हो सकता है, ठीक है, इनका एफिशिएंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनकी क्वांटिटी को आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो आने वाले 100 या 50 सालों तक अगर इसी स्पीड को आप बरकरार रखते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि आप लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं इसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, है ना। तो अगर आपको इस चीज़ से आप बचना चाहते हो तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। 6th पॉइंट में अगर कहते हैं कि अगर आउटपुट और पॉपुलेशन ग्रोथ और पोल्यूशन को रिड्यूस नहीं किया गया, ठीक है, तो आपको बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं तो इसके लिए उन्होंने मेजर बताया कि आप ज़ीरो ग्रोथ को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़ीरो ग्रोथ क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फाइनल मेन डायग्राम है इसका, इसको हम सम अप करने जा रहे हैं मॉडल को, कि मॉडल कहता क्या है, ठीक है। ऊपर वाली एक लाइन पढ़ लेते हैं पहले कि इसमें क्या कहा गया। इसमें वही कहा गया है कि जिस तरीके से आप रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और जो रेट्स हैं वेरिएबल के, वो अगर उसी रेट से चलते रहे तो आने वाले 50 या 100 सालों में जो है वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएंगी। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा टूवर्ड्स दी, किसके लिए, रिसोर्सेज का आप जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उस तरीके को बदलना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा, और पोल्यूशन के लेवल को भी आपको जो है कम करना होगा, अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं तो अब इसका मेन डायग्राम देख लेते हैं। सीधे डायग्राम पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 डायग्राम दिए गए हैं। डायग्राम ए में पहले 1 बाय 1 हम डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद इन तीनों को इकट्ठे देखेंगे। तो डायग्राम जो ए है उसमें वाई एक्सिस पर आपके रिसोर्सेज हैं और एक्स एक्सिस पर आपका टाइम लिया गया है। टाइम इन्होंने 1900 से लेकर 2100 तक का लिया है। और इसमें देखिए जो रिसोर्सेज का कर्व है आर, वो डिक्लाइन हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे ये कर्व जो है डिक्लाइन होता चला जाए, और 2100 के बाद ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। अब बी में देखते हैं कि बी में क्या हो रहा है। बी में वाई एक्सिस पर हमारा पॉपुलेशन है, फूड प्रोडक्शन है, और एक्सिस पर हमारा टाइम ही रहने वाला है। तो प्रोडक्शन और पॉपुलेशन दोनों फिलहाल तो एक साथ ही बढ़ रहे हैं टिल पॉइंट ई तक, ठीक है, 2000 तक पॉपुलेशन का कर्व और
जो कि पी कर्व है, और फूड प्रोडक्शन का कर्व जो कि एफ कर्व है, ये पॉइंट ई तक दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा तेज रेट से बढ़ने मतलब फास्टर हो जाती है उसके बढ़ने का लेवल, और जो फूड प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, अब इसको आप माल्थस से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि माल्थस ने भी इसी डायग्राम के थ्रू उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो एक टाइम पर आकर फूड प्रोडक्शन को ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, और ये पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन का जो गैप है ये आपको माल्थस की थ्योरी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर इसी रेट से पोल्यूशन वगैरह या प्रोडक्शन वगैरह होता रहा, तो 2000 के बाद ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। सी डायग्राम हमारे पास क्या कहता है कि वाई एक्सिस पर पोल्यूशन का लेवल है और नीचे टाइम दिया हुआ है, और ये भी कंटिन्यू तरीके से पी जो कर्व है पोल्यूशन का ये बढ़ता चला जा रहा है। अब इन तीनों को इकट्ठे देखते हैं हम, जैसे कि पोल्यूशन का लेवल, पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये दोनों पॉजिटिव रिलेटेड है। तो जैसे जैसे पोल्यूशन मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जो है पोल्यूशन भी जो है पॉपुलेशन के साथ में बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों कर्व देखिए आप सेम है, बी और सी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। और क्योंकि ये इन रिसोर्सेज और पोल्यूशन का और पॉपुलेशन का नेगेटिव रिलेशन है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जैसे ये दोनों कर्व पोल्यूशन और पॉपुलेशन का अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे रिसोर्सेज जो हैं वो डाउनवर्ड होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस 3 डायग्राम के थ्रू इसको दिखा सकते हैं, इनके इंटर रिलेशन को दिखा सकते हैं कि किसके बीच में कैसा क्या रिलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर। देखिए, जो लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ मॉडल, क्योंकि इसने जो है लोगों को आने वाले भविष्य के बारे में जो है एक आइडिया दिया कि अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके ये रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि इसकी 10 मिलियन कॉपीज़ जो हैं, मोर देन 30 लैंग्वेजेस, है ना, 10 मिलियन कॉपीज़ जो हैं 1 करोड़ के आसपास या इससे भी ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं वो 30 से ज़्यादा भाषाओं में जो हैं सोल्ड हो गई। और इसने क्या इम्पैक्ट डाला कि इसने वर्ल्ड की जो टोटल पूरे वर्ल्ड को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो इनके साथ एग्री हो गया कि बिल्कुल ऐसा ही मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है हम उसके साथ एग्री हैं और ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं, और एक हिस्सा जो है वो इसकी अगेंस्ट हो गया कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, है ना। तो जो इनके अगेंस्ट थे उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं, अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं इसके क्रिटिसिज्म के लिए। ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो स्टैटिक रिजर्व इंडेक्स है। अब स्टैटिक रिजर्व इंडेक्स क्या होता है? इस इंडेक्स में देखिए हम प्रेजेंट के जो रेट्स वगैरह हैं उनको लेते हैं, मतलब प्रेजेंट का जो पॉपुलेशन चल रहा है क्या रेट है, प्रेजेंट का पोल्यूशन का रेट है, प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो, है ना, उस चीज़ को लेते हैं। तो ये मॉडल जब बनाया गया था तो इसमें उन्होंने जो है वो प्रेजेंट के जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस रेट को लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस रेट को लिया, है ना, फूड की जो प्रॉब्लम थी उसको लिया। तो सब कुछ उन्होंने उस हिसाब से देखा, ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन कोई भी लगा लो, अगर कोई इंक्रीजिंग रेट से पहले बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ता चला जाएगा, है ना। टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं, जो कि इसमें नहीं लिया गया, है ना, क्योंकि अभी जिस रेट से प्रेडिक्ट किया गया था उस रेट से तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने चेंजेस ला दिए हैं उसके बाद, है ना। तो इसलिए इसको स्टैटिक रिजर्व इंडेक्स के ऊपर ये मॉडल बेस्ड है कि उस टाइम के जो वेरिएबल थे उनकी जो सिचुएशन है, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से इस मॉडल को बनाया गया। उसके बाद दूसरा जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई इसमें, ठीक है। तीसरा जो है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को लेकर भी क्रिटिसाइज़ किया गया, जैसे कि प्रोफेसर काहन ने इसको लेकर क्रिटिसाइज़ किया कि फूड प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि जैसा माल्थस ने बोला या आप बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर एफिशिएंट यूज़ किया जाए तो हम जितनी भी पॉपुलेशन है उसके लिए सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कि इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 130, ठीक है, करोड़ के ऊपर का ही लेवल है, ऊपर ही चल रही है अगर हम देखें तो अभी। तो वो भी अभी सेल्फ सफिशिएंट है क्योंकि उन्होंने फूड प्रोडक्शन में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ किया गया है ना।
तो उस तरीके से फूड प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई वो इतनी सीरियस बात नहीं है जैसा कि मॉडल में बताया गया है। फोर्थ है पॉपुलेशन की ग्रोथ, कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ने मॉडल ने प्रिडिक्ट किया थी पॉपुलेशन इस तरीके से इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, वैसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जो है वो 2010 के आसपास 7, ठीक है, बिलियन के आसपास 7 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो 6 बिलियन पर ही रह गई, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन को अभी जैसे जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें, इन्होंने अभी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, लोग भी अभी जागरूक हो गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो पॉपुलेशन उस रेट से नहीं बढ़ा जिस तरीके से इस मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था। और पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन का लेवल भी अभी एट प्रेजेंट देखिए तो लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी बहुत पॉलिसीज़ वगैरह और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं लाती हैं, तो सभी देश इसके लिए अभी अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। तो पोल्यूशन का भी वो लेवल नहीं है जो पहले हुआ करता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम जो हो रहा था। प्राइस सिस्टम को इसने बिल्कुल ही नकार दिया इस मॉडल ने। प्राइस सिस्टम क्या है? प्राइस सिस्टम देखिए डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रही हैं और उनकी जो है क्वांटिटी कम हो गई, मात्रा कम हो गई, तो आप उनका कम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पेट्रोल के प्राइस अब 100 के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो एक आम आदमी क्या सोचता है कि यार हम जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं पर अपना बाइक या गाड़ी लेके जाएंगे, है ना। अब नॉर्मल मार्केट जाना है सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो वो कहता है चलो चल के चले जाते हैं, ठीक है, शाम के टाइम घूम आएंगे। और सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही वो अपने व्हीकल्स को निकालते हैं। और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर जिन रिसोर्सेज की कमी हो रही है, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्शन करेंगे तो उनको यूज़ करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में एज ए इनपुट, तो क्या होगा, इनपुटेड कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी कैपिटल की, ठीक है, हाई प्राइस हो जाएंगे। तो ये जो है फोर्स करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, इनोवेटर्स को, कि हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनकी तरफ और एनर्जी के रिसोर्सेज को फाइंड आउट करें, जैसे बायोगैस पर जाएं, सोलर एनर्जी पर जाएं। और ऐसे इनोवेटेड आइडियाज़ और इनोवेशंस को ये जन्म देगा प्राइस इंडेक्स, है ना, तो प्राइस सिस्टम। लेकिन इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई इस मॉडल में, सिरे से निकाल दिया। और लास्ट जो है इसमें है ज़ीरो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कि आप ज़ीरो इकोनॉमिक ग्रोथ को अडोप्ट कीजिए, जिसमें क्या होता है इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर एक देश से दूसरे देश के हो, तो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये थे इसके किस क्रिटिसिज्म के पॉइंट। अब लास्ट स्लाइड है, इसमें हम इसकी इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि मॉडल की क्या इम्प्लीकेशन है। जैसे कि लिमिट टू ग्रोथ मॉडल जो है वो पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई होता है। पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने जो है एक फ्रेमवर्क बनाया और पूरे वर्ल्ड के लिए यही इन्होंने रिजल्ट बताए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने हाईलाइट किए जो जो डेंजर्स थे, जो जो मतलब खतरे उठाने पड़ सकते हैं वर्ल्ड को, किस वजह से, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जिस तरीके से मटेरियल वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, है ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस रेट से प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे आपको क्या क्या रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। और दूसरा इन्होंने किस तरीके से डिप्लेशन हो रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, डिटोरिएशन ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और पोल्यूशन का जो लेवल बढ़ रहा है, इन सब के बारे में जो है अट्रैक्ट किया किसको, पॉलिसी मेकर्स को, एनजीओज़ को और जनरल पीपल को, कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव करें, पोल्यूशन या पॉपुलेशन दोनों को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उसके अलावा अदर इम्प्लीकेशन जो हैं वो क्या हो सकती हैं इसकी एलटीजी मॉडल की, वो कि गवर्नमेंट जो है अब वॉलेंट्री अडॉप्ट कर रही है ज़ीरो ग्रोथ पॉलिसी को। अब जैसे कि उस पॉलिसी के बारे में बात कर चुके हैं कि वो क्या है, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ किया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने बात की। अब मोर ओवर द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी इफेक्टेड विद ज़ीरो ग्रोथ रेट। लेकिन ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा ज़ीरो ग्रोथ मॉडल को। तो यहाँ पर आपका जो ये मॉडल है लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल ये ख़त्म होता है। देखिए मॉडल आपको लगेगा कि बहुत लेंथी है, लेकिन इतना लेंथी मॉडल नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद खुद से इसको पढ़िए, जहाँ पर समझ ना आए वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। मॉडल को जितना सिंपल हो
सकता था उतना सिंपल रखने की कोशिश की गई है ताकि आपको समझ में आए। लेकिन सिंप्लिसिटी से यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी या फिर कंटेंट से कोई भी छेड़खानी की गई। जितना इस मॉडल में जो भी इस मॉडल में इम्पोर्टेंट था वो सब इस वीडियो लेक्चर में जो है कवर अप करने की पूरी कोशिश की गई है। तो अगर आपको मॉडल अच्छा लगा हो तो या आपकी थोड़ी सी भी अगर इससे हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। अगर आपको इस मॉडल की या इस वीडियो की जो भी पीडीएफ वगैरह या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक।